नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी का टेस्ट 10 डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शासक के कार्यों का प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है? Which of the following rulers' works is mentioned in the famous Junagadh inscription? रुद्रदमन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये चारों शासकों ने सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण में से संबंधित कार्य किए हैं, जिनका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किस भाषा में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? Which language of Ashoka's inscription did James Prinsep decoded in 1837? खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि, ब्राह्मी लिपि या आरमाइक? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ब्राह्मी लिपि। आहत मुद्राओं पंचमार्क मुद्रा के सर्वाधिक पुराने संचय निधियां कहां प्राप्त हुई हैं? वेयर आर द ओल्डेस्ट एक्यूमुलेशन फंड्स ऑफ द आहत मुद्रास पंचमार्क करेंसी रिसीव्ड? उत्तरी उत्तर प्रदेश एवं मगध, पश्चिमी बिहार एवं पूर्वी मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध, हस्तिनापुर एवं मगध या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, आहत मुद्राओं का सबसे पुराना जो संचय निधियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध के इलाकों से पाई गई हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्या गलत है? Which of the following is incorrectly matched? ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद पंचविस और अथर्ववेद मुंडक ब्राह्मण। तो देखिए, कौशिकी है जो वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ना कि यजुर्वेद का। और अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ। तो दो यहां पर गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सही ढंग से मेल खाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर करेक्टली मैच्ड? बदायूनी की कौन सी बुक है? मुंतखाबुल तवारीख, बिल्कुल सही। अफीफ की कौन सी बुक है? तारीख फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक, फुतुते फिरोज शाही, ये भी सही। और अमीर खुसरो तुगलकनामा, ये भी सही। तो चारों ही सही है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों में क्या शामिल नहीं है? देवगिरी की विजय, होयसल, वारंगल या कलिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कलिंग विजय शामिल नहीं है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में क्या शामिल नहीं था? What was not included in the मुगल पीरियड मानसबदारी सिस्टम? जात सवार पद, अमीर, इक्तादार या राजपूत मनसबदार या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, जात सवार पद भी था, अमीर भी था, राजपूत मनसबदार भी था, लेकिन ये जो इक्तादार है ये सल्तनत कालीन है। तो आंसर हो जाएगा सी। मद्रास महाजन सभा किसके द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? हु इज नॉट एसोसिएटेड विद मद्रास महाजन सभा? एम वीर राघवचारी, पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर या एम जी
रानाडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, क्योंकि एमजी रानाडे इसके संस्थापक नहीं थे। 1857 का जो विद्रोह था उसके केंद्रों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। अरेंज द सेंटर्स ऑफ द 1857 रिबेलियन क्रोनोलॉजिकली। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी। तो देखिए, मेरठ में स्टार्ट हुआ 10 मई को, 1857 तो है ही है। दिल्ली को पहुंचा सुबह में 11 मई को। उसके बाद आया ये झांसी में, और लखनऊ में आपका 4 जून को, और फिर उसके बाद कानपुर में ये पहुंचा 5 जून को, और उसके बाद जगदीशपुर, ये तो बिहार का ही है, 12 जून को। तो इस हिसाब से अगर इनकी क्रोनोलॉजी लगाएंगे, व्हेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही वॉज अरेस्टेड। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिनलिथ गो। तो जब गांधी जी वापस लौटे थे तो उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगडन। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? मार्स मॉर्निंग स्टार, मरकरी इवनिंग स्टार, मरकरी ब्लू प्लैनेट, या वीनस रेड प्लैनेट। तो देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी गलत है। क्योंकि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये दोनों ही वीनस है, और आपका ब्लू प्लैनेट है अर्थ, और रेड प्लैनेट है मार्स। इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉन एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डज नॉट बेंड एट 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस पर झुकती नहीं है? 75 डिग्री नॉर्थ बियरिंग स्ट्रेट पर, फिजी द्वीप समूह के पास, या ऑस्ट्रेलिया के पास। तो देखिए, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया है जो, वो मैप में जब आप देखेंगे तो ये आपकी इक्वेटर है, और इस तरफ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पूरा ईस्टवर्ड मेंशन्ड है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन पर आएगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। बाकी सब कहीं ना कहीं झुकते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइपोबैसल आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? ग्रेनाइट, डोलोराइट, मैग्नेटाइट, या बेसॉल्ट। तो देखिए, ग्रेनाइट है जो, वो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, और डोलोराइट और मैग्नेटाइट ये दोनों ही हाइपोबैसल का एग्जाम्पल है। हाइपोबैसल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लावा है वो जस्ट बिलो द सरफेस है ना, ये अगर सरफेस है तो यहाँ तक लावा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट बिलो द। और प्लूटोनिक ग्रेनाइट कहाँ? डीप इनसाइड होती है, लावा नीचे कहीं इकट्ठा हो जाएगा। उसके अलावा बेसॉल्ट है जो, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और ये दोनों इंट्रूसिव का पार्ट है ना, और ये एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब कि सरफेस के बाहर आ जाते हैं, जो लावा जब सरफेस के बाहर आके इकट्ठा हो जाता है तो वो एक्सट्रूसिव चट्टानों में आता है। और जब लावा अंदर ही रह जाता है, या तो सरफेस के पास में है या सरफेस से तो काफी नीचे है, तो जब काफी नीचे होगा तो प्लूटोनिक हो जाएगा, और जब सरफेस के पास होगा तब हाइपोबैसल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं। मसीना स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, या डोवर स्ट्रेट। तो ये सब की लोकेशन देखिए। तो मसीना स्ट्रेट है जो, ये तो हो गया इटली और सिसिली के बीच। टॉरस स्ट्रेट है जो, वो हो गया पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। डेविस स्ट्रेट हो गया आपका कनाडा और इंग्लैंड के बीच। और डोवर स्ट्रेट हो गया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, BACD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सुशीमा करंट वार्म है, ओखोतस्क करंट है जो वो कोल्ड है, कुरिल करंट वार्म है, अलास्कन करंट कोल्ड है। तो देखिए, ये जो आपका कुरिल करंट है ये वही है ओयाशियो जिसको बोलते हैं। तो ओयाशियो तो कोल्ड है, और यहाँ पर कुरिल के लिए लिखा है वार्म, तो ये गलत हो गया। और ये सुशीमा करंट है जो, ये कुरोशियो की ही ब्रांच है, कुरोशियो।
कुरोशियो है जो वो आपका वार्म है, बिल्कुल सही। उसके बाद ओखोथर्स्ट है जो वो कोल्ड है, ये भी सही। और जो अलास्का करंट है ये वार्म करंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो एक से जब ज़्यादा गलत हो गए तो आंसर लगेगा ई, क्योंकि नॉट पूछा था। तो एक बार इसको मैप में सबकी लोकेशंस चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन पोल से इक्वेटर की ओर आ रहा है, डायरेक्शन किसकी पोल से इक्वेटर की ओर है, और किसकी डायरेक्शन इक्वेटर से पोल की ओर है। तो जो ऊपर से नीचे आएगा वो ठंडा होगा, और जो इक्वेटर से नीचे की ओर जाएगा वो गर्म होगा। चेरनोज़ेम के बारे में क्या गलत है? यह उपजाऊ मिट्टी है, इट इज अ फर्टाइल सॉइल। यह स्टेपी क्षेत्र में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द स्टेपी रीजन। यह रंग लाल होता है, इट इज रेड इन कलर। और इसमें जो ह्यूमस है उसकी बहुतायत है, अबंडेंस ऑफ ह्यूमस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि चेरनोज़ेम का कलर ब्लैक होता है और ये स्टेपी रीजन में पाया जाता है, फर्टाइल लैंड्स हैं और ह्यूमस का एबंडेंस होता है। तो आंसर सी। मैच द फॉलोइंग हाइडल पावर स्टेशन विद रिवर्स। नदियों के साथ निम्नलिखित हाइडल पावर स्टेशन का मिलान करें। तो देखिए मेट्टूर डैम आपका कावेरी नदी पर है, तवा नदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर और श्रीशैलम कृष्णा नदी पर। तो ए बी डी सी, तो आंसर हो जाएगा बी। आइसोपॉम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, आइसोपॉम परियोजना किससे संबंधित है? प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, बिल्कुल सही। प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड, खाद्य संरक्षण विधि में गुणवत्ता मानक को बढ़ाने के लिए। प्रमोट कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ाने के लिए। कम प्रदूषण फैलाने वाली उत्पादन विधियों को बढ़ावा देने के लिए। प्रमोट लेस पॉल्यूटिंग प्रोडक्शन मेथड्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आइसोपॉम प्रोजेक्ट्स है जो वो ऑयल सीड्स को बढ़ावा देने के लिए। आंसर इज ए। हगरियन मोरॉन और सुरमा नदी घाटी का संबंध है असम की प्रसिद्ध जनजाति से, असम के तेल क्षेत्रों से, असम की टी एस्टेट से, या असम की भाषाई समूह से। तो देखिए हगरियन मोरन और सुरमा नदी है जो वो असम के ऑयल क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर हो गया बी। निम्नलिखित महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो देखिए देवगढ़ है आपका महाराष्ट्र में, और जयगढ़ भी आपका महाराष्ट्र में है, और मैंगलोर और कारवा ये दोनों कर्नाटका से हैं। अब इनको उत्तर से दक्षिण अगर आप लगाएंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका जयगढ़, फिर उसके बाद आएगा देवगढ़, और फिर उसके बाद आएगा करवार, और फिर लास्ट में आएगा मैंगलोर। इनकी लोकेशन एक बार देख सकते हैं आप मैप में। आंसर हो जाएगा इसका सी। माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो देखिए जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है वो तो होता है आपका डायनामो। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में जो करता है वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है लाउड स्पीकर, और साउंड एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं माइक्रोफोन। तो आंसर क्या लगेगा? ए। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स कैपिलैरिटी, केशिकत्व, सरफेस टेंशन, सतत तनाव, विस्कोसिटी, श्यानता, या बोथ कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन, या दोनों केशिकत्व और सतह तनाव। ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कैपिलैरिटी का। तो आंसर हो जाएगा ए। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी एट स्टैटिक मोशन। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी एट रेस्ट यानी स्टैटिक मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ये तीनों ही सही हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनऑर्गेनिक
कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या ऑयल। तो देखिए इनमें से कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। और ऑर्गेनिक और नॉन इनऑर्गेनिक में अंतर क्या है? ऑर्गेनिक वो होते हैं जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑयल ये सारे ही ऑर्गेनिक चीज़ों से ऑब्टेन होते हैं। आंसर इज ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ नॉन मेटल? निम्नलिखित में से कौन गैर धातु की विशेषता है? सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, फाउंड इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर, चमक नहीं होना, डू नॉट पोजेस लशर, बिजली का सुचालक, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बढ़ने योग्य नहीं, यानी कि मेलिएबल नहीं होता है। देखिए मेलिएबिलिटी होता क्या है? मेलिएबिलिटी में जब किसी मेटल को पीट पीट के शीट की फॉर्म का बना देते हैं, है ना, चपटा कर देते हैं, तो उसको हम मेलिएबल कहते हैं। तो देखिए ये सारे ही फीचर्स नॉन मेटल के हैं। तो आंसर हो जाएगा ई। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज गिवन बाय सत्येंद्र नाथ बोस, अभिजीत बनर्जी, हरिगोविंद खुराना या मैडम क्यूरी। तो पदार्थ का पांचवी स्थिति है जो वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। तभी उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, सिर्फ डीएनए के या सिर्फ आरएनए के? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, डीएनए एंड प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? पिजन 40 होते हैं, ह्यूमन 23 पेयर्स होते हैं, और स्कायरिस है जो वो 1 पेयर होता है, और चिंपैंजी के 24 पेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि हाईएस्ट किसके होते हैं मैक्सिमम, पिजन के, मिनिमम स्कायरिस के, और ह्यूमंस के 23 पेयर्स। तो यहाँ पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब आंसर ए। हु कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशन? ह्यूगो डिवरीज, जॉन मेंडल, डब्ल्यू वॉटसन या मॉर्गन? तो जो मॉर्गन है वो तो लिंकेज टर्म से रिलेटेड है, और जो डब्ल्यू वॉटसन है वो आपके जेनेटिक्स टर्म है जो वो इन्होंने ही रखा था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं? जॉन मेंडल को। और ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन। आंसर ए। पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इन अ कंप्लीट प्लांट इज नोन एज। एक पूर्ण पौधे में विकसित होने के लिए पौधे की कोशिका की संभावित क्षमता को किस नाम से जाना जाता है? टूटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मोनोपोटेंसी या बाइपोटेंसी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, टूटीपोटेंसी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रमुख सदस्य रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, जेबी कृपलानी, लियाकत खान या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य ये सभी थे। तो आंसर हो जाएगा ई। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रियम्बल में स्वतंत्रता के बारे में विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता है। राज्य गठन के संदर्भ में क्या असत्य है? मणिपुर 1971, त्रिपुरा भी 1971, मेघालय भी 1971 और मिजोरम भी 1986। तो यहाँ सारे ही सही हैं और कोई सा भी गलत नहीं है। तो एक से जब ज्यादा सही हो जाते हैं तो आंसर क्या लगता है? ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? स्पीच,
आर्टिकल 19(1) ए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो आर्टिकल 19(1) बी नहीं होगा, सिर्फ एक ही सही होगा। और फ्रीडम ऑफ पीसफुल कॉन्फ्रेंस, ये आपका आर्टिकल 19(1) सी नहीं है, क्योंकि सी है जो वो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोऑपरेटिव यूनियन, राइट टू एसोसिएशन, ये आपका 19(1) सी का पार्ट है। ये भी गलत और ये भी गलत, तो आंसर हो गया ए। आर्टिकल 14 कैन बी डिलीटेड, अनुच्छेद 14 को नष्ट किया जा सकता है। कैसे खत्म करते हैं, कैसे किया जा सकता है? संविधान में संशोधन करके, संसद के कानूनों के द्वारा, विधानमंडल के कानूनों के द्वारा, या ग्राम पंचायतों के निर्माण द्वारा। तो इसका आंसर लगेगा ई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन इन रिलेशन टू आर्टिकल 14? निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 14 के संबंध में अपवाद है? तो देखिए, अनुच्छेद 361 है जो वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक्सेप्शन का काम करता है। वहीं आर्टिकल 361 ए मीडिया के लिए, और आर्टिकल 105 है जो ये आपका एमपी के लिए, और आर्टिकल 194 एमएलए के लिए। वहीं आर्टिकल 31 सी कहता है कि स्टेट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो डीपीएसपी के 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करता हो, उस बेसिस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। और फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर्स को भी एक्सेप्शन ट्रीट किया जाता है आर्टिकल 14 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। इन व्हाट रेस्पेक्ट इज देयर नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल? धन विधेयक और वित्त विधेयक में किस संबंध में स्पष्ट अंतर नहीं है? देखिए, मनी बिल का आर्टिकल होता है 110, फाइनेंस बिल का आर्टिकल होता है 117। तो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में तो अंतर है। एक्शन ऑफ आर्टिकल 108 मतलब ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के मामले में नहीं हो सकती, फाइनेंस बिल के मामले में हो सकती है, ये भी अंतर है। अप्रूवल ऑफ द हाउस, राज्यसभा नहीं रिजेक्ट कर सकता मनी बिल को, और फाइनेंस बिल के मामले में उसका रिजेक्शन पॉसिबल है। इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, ये एक सिमिलैरिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इनकम मेजर्स करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से ये सभी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेजर्स हैं। तो आंसर हो जाएगा ई। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम साइंटिफिकली विद अ प्रॉपर मेथड? डॉक्टर VKRV राव वैज्ञानिक तरीके से, उचित तरीके से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर VKRV राव, दादा भाई नौरोजी, PC महालिनोबिस, या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर VKRV राव, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिकली वर्ड मेंशन है। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन दिया था, जो कि 1868 में दिया था, और उस वक्त इन्होंने 20 रुपए दिया था पर कैपिटा इनकम। वहीं उसके बाद साइंटिफिकली VKRV राव ने 1925 से 29 के बीच में 76 रुपए दिया था, और ये कैलकुलेशन साइंटिफिक मेथड से किया गया था। उसके बाद PC महालिनोबिस आए, और 1951 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 246.90 पर पर्सन एस्टिमेशन था। और फिर उसके बाद 1956 में CSO ने अपनी रिपोर्ट में ऑफिशियल एस्टिमेट दिया, जिसमें बेस ईयर माना था उन्होंने 1948 से 49 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई थी? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज डेवलप्ड बाय अमर्त्य सेन,
महबूब उल हक, ए और बी दोनों, या आर्थर डफलो? तो आर्थर डफलो तो वो है अभी जिनको नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी, आर्थर डफलो और माइकल क्रैमर तीन को मिला, तो ये तो हट गया। और मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये अमर्त्य सेन और महबूब उल हक दोनों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसको यूएनडीपी ने यूज किया और 1992 में पहली बार अपनी रिपोर्ट जारी की फॉर द ईयर 1990। तो आंसर सी। निम्नलिखित में से किसे पटना जिले के चुनाव के लोगो के रूप में चुना गया है? Which of the following has been chosen as election logo of पटना डिस्ट्रिक्ट? गोलघर, अशोक स्तंभ, आगम कुआं या पटना म्यूजियम? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, गोलघर। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी या मनोज तिवारी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, पंकज त्रिपाठी। भारत का पहला उच्च गति लोकोमोटिव मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रिफाइनरी में बनाया गया है और हाल ही में इसका पहला वाणिज्यिकरण बनाया गया। लोकोमोटिव का नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड लोकोमोटिव इज बिल्ट इन मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रिफाइनरी एंड मेड इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल रन। तो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस लोकोमोटिव? MAG-12, MAG-14, WAG-12 या WAG-15? तो इसका आंसर है सी, WAG-12। Which of the following is registered as geographical indicators in बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार में भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत है? देखिए बिहार का काम खटवा, सिक्की घास के उत्पाद, मूगा रेशम या कतरनी चावल? देखिए खटवा, सिक्की घास के उत्पाद और कतरनी चावल ये तीनों ही सही हैं, तो आंसर होगा ई। और ये जो मूगा सिल्क है ये आपका असम का है। वहीं कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में है और कौन सा एग्रीकल्चर की कैटेगरी में है। तो ये कठवा हो गया, ये आपका हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद भागलपुरी सिल्क भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में हो गया, सिक्की घास भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में हो गया, और शाही लीची है एक, वो आपका एग्रीकल्चर कैटेगरी में आ गया। जर्दालू आम भी एग्रीकल्चर कैटेगरी में आ गया, मगही पान भी एग्रीकल्चर कैटेगरी में आ गया। तो ये सब कुछ याद रखने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नारी शक्ति अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नारी शक्ति अवार्ड किसको मिला? देखिए बीना देवी, भावना कंठ, सुकुमारी देवी, श्रेयसी सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ई, क्योंकि बीना देवी जिनको मशरूम महिला कहा जाता है और भावना कंठ जो दरभंगा से हैं, इन दोनों को ये अवार्ड मिला। तो आंसर हो गया ई। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस? राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला दुनिया का पहला देश? भारत, सिंगापुर, मालदीव्स या रूस? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सिंगापुर। और क्या नाम है इसका? सिंग पास फेस वेरिफिकेशन। सिंग पास फेस वेरिफिकेशन। हु लॉन्च द मो विद्युत पोर्टल? मो विद्युत पोर्टल किसने लॉन्च किया? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए मो विद्युत पोर्टल है जो वो उड़ीसा ने लॉन्च किया। तो आंसर हो गया ए। और ये एक इलेक्ट्रिक कंज्यूमर पोर्टल है। भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन इंडिया एट असम, सिक्किम, मेघालय या मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, असम। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल? भारत का ने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण एंटी टैंक सैंत मिसाइल कहां से लॉन्च की? उड़ीसा कोस्ट से, विशाखापट्टनम से, गिनी कोस्ट से या ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से? तो आंसर है इसका उड़ीसा कोस्ट से। और ये एक
इंडिजीनियस है क्योंकि भारतीय है। इंडिया हैज इनवाइटेड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द ट्राइलेटरल नवल एक्सरसाइज मालाबार 2020। भारत ने अपने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लेने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? स्पेन को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को या सिंगापुर को? तो देखिए, मालाबार 2020 होती किसके बीच है? जापान, इंडिया और यूएसए। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है भाग लेने के लिए। तो आंसर हो गया सी। और ये वो स्लाइड है जिसको आप पॉज करेंगे और हमें अपना स्कोर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।